प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग नाटक, कौन सा नाटक? गरुड़ ध्वज। यह गरुड़ ध्वज नाटक आपकी 2026 की परीक्षा में 2026 की परीक्षा में नाटक से, यानी यदि कहा जाए तो आपके प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ में यह पूछा जाता है। प्रतापगढ़ में आपका यह गरुड़ ध्वज नाटक से आपके प्रश्न आता है और प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि गरुड़ ध्वज नाटक में आपसे पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है। दूसरा पूछा जाता है कि इसका सार अपने शब्दों में लिखिए। सार, सारांश ना, क्या क्या पूछा जाता है? इसका सार पूछा जाएगा। सार सार के साथ साथ आपसे कभी कभी कह दिया जाता है यही आपका सारांश, या कभी कभी आपसे कह दिया जाता है कि कथा वस्तु को लिखिए, या कभी आपसे कह दिया जाता है कि प्रथम अंक का वर्णन कीजिए। कभी आपसे प्रथम अंक का, कभी दूसरे अंक का, कभी तीसरे अंक की इस नाटक के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस 5 अंक के प्रश्न को आइए हम लोग इसे पढ़ लिया जाए, सुन लिया जाए और समझ लिया जाए कि प्रत्येक खंड में, प्रत्येक अंक में कौन सी कहानी है और आपको क्या क्या लिखना अपनी बोर्ड परीक्षा में चाहिए। तो आइए देख लिया जाए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या क्या लिखना चाहिए, जिससे हमें 5 अंक पूरे मिल सके। तो आइए गरुड़ ध्वज नाटक की कथा वस्तु सारांश प्रारंभ किया जाए। यानी इसका प्रथम अंक में क्या क्या है? तो पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत गरुड़ ध्वज नाटक के प्रथम अंक की कहानी विदिशा में घटित होती है। कहाँ घटित होती है? विदिशा में। इसमें विदिशा के वैभव तथा राजवंश एवं राष्ट्र के लिए त्याग करने वाले आचार्य विक्रमित्र का चरित्रांकन बड़ी कुशलता के साथ हुआ है। अंक का प्रारंभ कुछ प्रहरियों के वार्तालाप से होता है। पुष्कर नामक एक सैनिक सेनापति विक्रमित्र को महाराज शब्द से संबोधित करता है। नागसेन उसकी भूल की ओर संकेत करता है और कहता है कि उसे इस भूल के लिए प्राण दंड मिलेगा, क्योंकि विक्रमित्र स्वयं को सेनापति मानकर ही राज्य का शासन प्रबंध करते हैं और यदि कोई भी उन्हें महाराज कहता है तो वह उन्हें कठोर दंड देते हैं। तो ये प्रथम अंक की कहानी है। विदिशा सुंगवंशीय विक्रमित्र की राजधानी है। विक्रमित्र एक प्रजावत्सल एवं योग्य शासक हैं। उन्होंने प्रजा में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित किया है तथा बौद्धों के पाखंड को खंडित कर ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने बृहदर्थ को मारकर तथा गरुड़ ध्वज की शपथ लेकर राज्यभार संभाला है। पुष्कर विक्रमित्र के पास जाकर अपना अपराध क्षमा कराना चाहता है। उसी समय काशी राज की पुत्री वसंती और मलयज की कन्या माल्यावती प्रवेश करती हैं। माल्यावती पुष्कर को उसका अपराध क्षमा करने का आश्वासन देती हैं। तभी एक राजभृत्य गरुड़ ध्वज को लेकर आता है और विदिशा में किसी महत्वपूर्ण मंत्रणा हेतु मंत्रिपरिषद की कार्यवाही
कार्यवाही होने की सूचना देता है। वसंती माल्यावती को कहती है कि मेरे पिता मुझे किसी वृद्ध यवन को सौंपना चाहते हैं, परंतु सेनापति जी ने मेरा उद्धार किया और मैं यहाँ आ गई। बसंती एक मोर नामक युवक से प्रेम करती है। विक्रमित्र बसंती का पूरा ध्यान रखते हैं, अतएव वह आत्महत्या नहीं कर पाती। उसी समय श्रेष्ठ कवि एवं योद्धा कालिदास प्रवेश करते हैं और विक्रमित्र को अजन्म ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने के कारण भीष्म पितामह कहकर पुकारते हैं। वे इस प्रसंग में एक कथा भी सुनाते हैं। आचार्य विक्रमित्र की आयु 87 वर्ष की है। वे वसंती और एक मोर को महल भेज देते हैं। माल्यावती के कहने पर पुष्कर को इस शर्त पर क्षमा मिलती है कि उसे युद्ध लड़ना होगा। उस समय साकेत के एक यवन श्रेष्ठी की कन्या कौमुदी के सेनानी देवभूत द्वारा अपहरण कर लेने तथा काशी चले जाने की सूचना मिलती है। सेनापति विक्रमित्र कालिदास को काशी पर आक्रमण करने भेजते हैं। यही नाटक का प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। यानी यहीं पे गरुड़ध्वज नाटक का पहला अंक समाप्त हो जाता है। आइए दूसरा अंक देखा जाए कि दूसरे अंक में क्या होता है। गरुड़ध्वज नाटक के द्वितीय अंक के प्रारंभ में मांधाता सेनापति विक्रमित्र को तक्षशिला के राजा अंतितिलक के मंत्री हलोधर के आने की सूचना देते हैं। पूर्व प्रदेश के पश्चिम में यवन प्रदेश है, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। अंत्यलिका शुंग वंश से भयभीत था। उसका मंत्री हलोधर भारतीय संस्कृति में आस्था रखता था। वह अपने शासन से संबंधित शुंग राज्य की सीमा के विवाद को वार्ता द्वारा हल करना चाहता था ना। आंतलिक ने वार्ता का सारा दायित्व हलोधर को सौंप दिया था, इसलिए वह अपने शासक का दूत बनकर वहां आया था। इसमें विक्रमित्र देवभूत को पकड़ने के लिए कालिदास को काशी भेज देते हैं। विक्रमित्र बताते हैं कि कालिदास का वास्तविक नाम मेघरुद्र है। वह 10 वर्ष की आयु में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था। मैंने उसे विदिशा के महल में 1 वर्ष रखा और उसका नाम कालिदास रख दिया। विक्रमित्र एक प्रकार से उसके पालक पिता ही हैं। कालिदास काशी का घेरा डालकर कालिदास काशीराज के दरबार के बौद्ध आचार्यों को अपने व्यक्तित्व एवं विद्वता से प्रभावित कर लेता है। वे देवभूत और काशीराज को बंदी बनाकर विदिशा ले आते हैं। विक्रमित्र और हलोधर में संधि वार्ता होती है। हलोधर विक्रमित्र की शर्त स्वीकार कर लेता है। वह अंतलिक के द्वारा भेजी गई भेंट विक्रमित्र को देता है। इस भेंट में स्वर्ण निर्मित एवं रत्न जड़ित गरुड़ध्वज भी है। हलोधर विदिशा में विक्रमित्र की स्वीकृति लेकर एक शांति स्तंभ का निर्माण करवाता है। इस समय वसंती कालिदास का स्वागत करती है और अपनी वीणा पर पड़ी हुई पुष्पमाला कालिदास के गले में डाल देती है। यही दूसरा अंक आपका पूरा होता है। यानी गरुड़ध्वज नाटक का जो दूसरा अंक है यहीं पे समाप्त हो जाता है। तीसरे अंक में यदि कहा जाए तो तीसरे अंक में गरुड़ध्वज नाटक के तृतीय अंक की कथा अवंती में घटित होती है। कहाँ घटित होती है? अवंती में ना। गदर्भ भिल्ली के वंशीय
महेंद्रदित्य के पुत्र कुमार विषमशील के नेतृत्व में अनेक वीरों ने शकों के हाथों से मालवा को मुक्त कराया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राजा विषम के समर्थक हो जाते हैं और उनका पूरा साथ देते हैं ना। अवंती में महाकाल के मंदिर पर गरुड़ ध्वज फहराया जाता है। मंदिर का पुजारी माल्यावती और बसंती को बताते हैं कि युद्ध की सभी योजनाएं इसी मंदिर में बैठकर बनी हैं। राजमाता से विषमशील के लिए चिंतित न होने को कहा जाता है, क्योंकि सेना का संचालन स्वयं कालिदास और मानधाता कर रहे हैं। उनके साथ 20,000 सैनिक हैं। तभी काशीराज अपनी पुत्री के साथ प्रवेश करते हैं और युद्ध की थकावट के कारण मूर्छित हो जाते हैं। चक्रपाणि उनका उपचार करता है और औषधि प्रयोग से उन्हें स्वस्थ कर देता है। विषमशील युद्ध विजय का श्रेय काशीराज को देते हैं। काशीराज अपनी पुत्री वसंती का विवाह कालिदास के साथ करना चाहते हैं। विक्रमित्र इस बात को स्वीकार कर लेता है। इसी समय विषमशील का राज्याभिषेक किया जाता है। कालिदास को मंत्रिपद सौंप दिया जाता है। राजमाता जैनाचार्यों को क्षमादान देती हैं और जैनाचार्य अवंती का पुनर्निर्माण करते हैं। विक्रमित्र विषमशील से देवभूत को दंडित करने के लिए कहते हैं। कौमुदी को लाया जाता है। वह स्वेच्छा से देवभूत के साथ जाना स्वीकार कर लेती है और वो दोनों दंड स्वरूप अवंती को छोड़कर चले जाते हैं। कालिदास की मंत्रणा से विषमशील का नाम आचार्य विक्रमित्र के नाम से पूर्व अंश विक्रम तथा पिता महेंद्रदित्य के बाद के अंश आदित्य से मिलाकर विक्रमादित्य रखा जाता है। विक्रमित्र काशी और विदिशा राज्य का भार भी विक्रमित्र को सौंप कर स्वयं सन्यासी बन जाता है। कालिदास अपने राजा विक्रमित्र के नाम पर उसी दिन से विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हैं। नाटक की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। यानी इन्हीं 3 अंकों में इस नाटक, यह गरुड़ ध्वज नाटक जो कि लक्ष्मी नारायण जी ने लिखी थी, और यह समाप्त हो जाती है। यह पूरी कहानी आपको अपनी परीक्षा में लिखना होता है। जब आपसे कहानी का सारांश पूछा जाता है तो आप अपनी कहानी को इसी रूप में आपको लिखना चाहिए।